नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। दिल्ली में सेवाओं पर किसका कंट्रोल? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी फैसला। 7 सितंबर से शुरू होगी सुनवाई। सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में रहेगा दिल्ली का संघ मुख्यालय। 70 कमांडो करेंगे सुरक्षा। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तीस्ता नदी जल बंटवारे पर पीएम मोदी के साथ होगी चर्चा। 3 साल बाद हो रहा है शेख हसीना का भारत का दौरा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 443 अंकों की तेजी के साथ 59,246 अंक पर हुआ बंद, तो निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 17,666 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है राहुल गांधी से। दरअसल 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले आज यानी 5 सितंबर को राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंचे। उनका ये दौरा गुजरात चुनाव के मद्देनजर रखा गया, जिससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों पर भी नजर जमाए हुए है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और ये नजर आया राहुल के तेवरों में। तो गुजरात में बीजेपी पर बरसते हुए क्या बोले राहुल गांधी, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश में कैसे बढ़ी बीजेपी सरकार की मुश्किलें और किस घोटाले में फंस गई शिवराज सरकार। साथ ही जानेंगे कि कैसे आज का दिन हेमंत सरकार के लिए राहत भरा दिन रहा और कैसे बीजेपी को लग गया झटका। इसके अलावा बात होगी सीआईएसएफ पर मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस के सवालों की। वहीं विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार किस किस से कर सकते हैं मुलाकात, ये भी जानेंगे। इन खबरों के अलावा और भी बहुत सी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो दोस्तों, आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुजरात पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा पर जाने से पहले राहुल का गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और आज राहुल गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कुछ बोले राहुल, आइए देखते हैं। गुजरात की सत्ता पर 24 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार राज्य में बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आ रही है। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट में कांग्रेस के करीब 52,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर गुजरात के किसानों का 3 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा किया। राहुल गांधी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को भी मुआवजा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। लेकिन हमारी सरकार बनी तो कोरोना से जिनकी जान गई उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। इसके अलावा हम 10 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे। गुजरात से लगातार सामने आ रहे ड्रग्स मामलों को लेकर भी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा। राहुल ने सवाल किया कि आखिर क्यों इन मामलों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हर 2 से 3 महीने में मुद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं, जो गुजरात के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। अपनी इस सभा में भी राहुल ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो गुजरात में 3,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे और लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा उनकी सरकार 1,000 रुपए का LPG सिलेंडर 500 रुपए में देगी। इससे पहले राहुल गांधी ने आखिरी बार 10 मई को गुजरात का दौरा किया था। तब राहुल ने दाहोद शहर में आदिवासियों को संबोधित किया था। कांग्रेस की माने तो इस बार राहुल गांधी आगामी चुनावों के लिए बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे। राहुल के गुजरात दौरे से कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। अपने संबोधन के दौरान राहुल ने पटेलों और किसानों को साधने की पूरी कोशिश की। हालांकि पटेलों का समर्थन तो पिछले चुनाव में ही कांग्रेस को मिल गया था और किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी से वो बीजेपी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। हाल तो कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है, जहां राशन घोटाले ने राज्य की शिवराज सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। क्या है मामला? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस वक्त मुश्किलों में फंस गई है। शिवराज सरकार में एक बड़ा अनाज घोटाला सामने आया है, जिसमें करोड़ों की हेराफेरी की गई है और जिस मंत्रालय में ये धांधली हुई है उसका जिम्मा खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान संभालते हैं, यानी ये मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस घोटाले के खुलासे के बाद ट्वीट करते हुए लिखा है,
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पहले व्यापम घोटाले से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया था। अब गरीब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के साथ अन्याय। क्या मामा ने ऐसे घोटाले करने के लिए ही महाराज के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाई थी? इस घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मामू को अब अपनी काली कमाई के धन बल पर इतना भरोसा हो गया है कि वे समझते हैं कि सभी बिकाऊ हैं। आपको बता दें कि बच्चों के लिए मुफ्त भोजन योजना के तहत टेक होम राशन बांटा जा रहा था, जिसमें इस घोटाले का खुलासा हुआ है। इसका खुलासा मध्य प्रदेश ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। ये विभाग अभी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। दरअसल विभाग ने 2018-21 के दौरान करीब 2393 करोड़ का 4.05 मीट्रिक टन होम राशन लगभग 1.35 करोड़ लाभार्थियों को बांटा। लेकिन टेक होम राशन की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इसके परिवहन, उत्पादन, वितरण और गुणवत्ता में गड़बड़ी की गई है। इस योजना के तहत बांटा जाने वाला टेक होम राशन बड़ी मात्रा में सिर्फ कागजों में बांटा गया। ऑडिट जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइक, कार, ऑटो और टैंकर के नंबरों को ट्रक का बताकर 6 राशन वाली फार्मों से 6.94 करोड़ का 1125.64 मीट्रिक टन राशन परिवहन दिखाया गया। साथ ही इसके टेक होम राशन के उत्पादन और वितरण के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश के धार, मंडला, रीवा, सागर और शिवपुरी में ये गड़बड़ी हुई है। इस घोटाले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ राय होती है, कोई अंतिम निर्णय नहीं। इसके लिए अकाउंट कमेटी अंतिम निर्णय करती है और कभी कभी विधानसभा की लोक लेखा समिति के पास भी मामला जांच के लिए जाता है। घोटाले के खुलासे के बाद बीजेपी सरकार अपना बचाव कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ में बड़ा हथियार जरूर लग गया है और इस घोटाले के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है, जिसका खामियाजा उसे चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की हालत खस्ता है। खैर, हालत तो 2018 में भी अच्छी नहीं थी, तभी तो सत्ता में कांग्रेस आई थी। लेकिन बीजेपी ने जोड़ तोड़ के साथ सत्ता हासिल कर ली थी और बीजेपी ऐसा ही कुछ खेल झारखंड में खेलना चाहती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने करारा झटका दिया है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच आज हेमंत सोरेन सरकार ने एक दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इस सत्र में सरकार ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा की गई। सरकार ने पहले ध्वनि मत से सदन में बहुमत साबित किया। इसके बाद मत विभाजन के जरिए सरकार के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में सोरेन ने विजय हासिल की और बीजेपी को मात दी है। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सुखाड़ पर चर्चा के लिए भी तैयार थे, लेकिन इन्हें लूटकर खाने की आदत रही है। ये वही सामंतवादी और मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से ना तो आज तक कोई आदिवासी दलित आगे आ पाया। ये लोग आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री की सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुख में राम, बगल में छुरी है। ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, आपसे कभी नहीं डरेगा। सदन में चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच काफी जुबानी तीर चले। इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से सरकार के पेश विश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए कहा। वोट डालने से पहले ही बीजेपी, आजसू, सरयू राय और अमित यादव ने वॉकआउट कर दिया, जबकि एनसीपी ने सरकार का साथ दिया। मत विभाजन के दौरान सरकार के पक्ष में 48 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। इसके साथ ही सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने खुद को खनन पट्टा देकर चुनावी मापदंडों का उल्लंघन किया है। पार्टी ने नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया और मांग की है कि मुख्यमंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा दें। लेकिन सोरेन ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि जो जाल हमारे लिए बिछाया है उसी जाल में समेटकर बाहर कर दिया जाएगा। सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने बीजेपी पर संकट का फायदा उठाने और चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। बीजेपी राज्य में लगातार ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की फिराक में थी, लेकिन सीएम सोरेन ने विश्वास मत हासिल करके बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और इसी के साथ बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर गया, जिसके बाद सीएम हेमंत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमला तो आज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला, वो भी केंद्र सरकार पर। कांग्रेस ने दावा किया कि अब सरकार सीआईएसएफ पर ताला लगाना चाहती है। तो आखिर क्यों सरकार पर लगा ऐसा आरोप, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
सीआईएसएफ में अब सरकार ने 3049 पदों को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि देश के 50 एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही सीआईएसएफ के जवानों में कमी की जाएगी और इन खाली पदों की भरपाई निजी कंपनियों से की जाएगी। 1924 निजी सुरक्षा कर्मियों को इनकी जगह पर तैनात किया जाएगा। ये संख्या देश के हवाई अड्डों पर तैनात सीआईएसएफ जवानों की संख्या का करीब 10% है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, फौज में भर्ती खत्म करने के बाद अब सीआईएसएफ जैसी जांबाज फोर्स पर भी ताला लगाने की तैयारी। मोदी सरकार अब सुरक्षा एजेंसियों की भर्ती बंद और पद खत्म कर एक तरफ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है और दूसरी तरफ राष्ट्र सेवा व रोजगार के मौके बंद कर रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इसे लेकर 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ी रैली भी की थी। कांग्रेस ने अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और इसे लेकर ही 7 सितंबर को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब सरकार ने सीआईएसएफ में 3049 पदों को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और राष्ट्र सेवा व रोजगार के मौके बंद कर रही है, जो देश के लिए काफी हानिकारक होगा। यही कारण है कि अब देश में बीजेपी विरोधी लहर बनती नजर आ रही है और विपक्ष ने मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने का मन बना लिया है। क्या है विपक्ष का प्लान और किसने संभाला है मोर्चा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल 2024 कई मायनों में काफी खास है। 2024 में आम चुनाव हैं और इन चुनावों के लिए विपक्ष ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बिहार की सत्ता से तो बीजेपी बाहर हो चुकी है। अब बारी दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने की है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली में 3 दिनों के लिए डेरा डाला है। नीतीश के दिल्ली दौरे ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। अपने 3 दिनों की दिल्ली यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलेंगे। इसके बाद वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत कई नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इससे पहले शनिवार को जेडीयू की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन बैठक हुई थी। इस बैठक में विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति और केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दे क्या होंगे, इस पर मंथन हुआ था। जेडीयू ने यह भी साफ किया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ताकि किसी को ये भ्रम न रहे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से ये बार-बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए से बाहर हुए हैं। उसकी काट में ये बात कही गई है। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ देश भर में विपक्ष को एकजुट करने के लिए चुना है। पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जारी प्रस्तावों पर गौर करें तो ये साफ होता है कि उसका पूरा फोकस बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है। साथ ही साथ पार्टी ने ये भी माना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश के नेतृत्व में कितने विपक्षी दल एकजुट होते हैं। अगर नीतीश अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो ये बीजेपी और पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका होगा। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब वो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं। उनकी ये कवायद 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरा पैदा कर सकती है और उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। वैसे सत्ता सुख पाने का सपना तो ऋषि सुनक ने भी देखा था और बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावती तेवर दिखाकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए और आज परिणाम आ गए। तो कौन बना ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री, इस सवाल का जवाब आज मिल गया है। प्रधानमंत्री पद की रेस में शुरुआत में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक अंतिम राउंड में पिछड़ गए और बाजी लिज ट्रस ने जीत ली है। ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। 10 डाउनलोडिंग स्ट्रीट उनका नया पता होगा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आवास है। चुनाव में ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि सुनक को 60,399 वोट मिले और इस तरह ट्रस ने सुनक को 20,927 वोटों के अंतर से हरा दिया। मार्गरेट थैचर के बाद ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। थैचर 1979 से 1990 तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही थी। बोरिस जॉनसन की जगह लेने वाली ट्रस की जीत के पीछे भी जॉनसन का ही हाथ माना जा रहा है, क्योंकि जॉनसन अपने इस्तीफे के लिए ऋषि सुनक को ही जिम्मेदार मानते हैं। जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक के इस्तीफे के बाद ही जॉनसन के खिलाफ पार्टी में बगावत की स्थिति बन गई थी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जॉनसन को पार्टी ने तब तक पद पर बने रहने की छूट दी थी जब तक पार्टी नए नेता का चुनाव ना कर ले।
इसके बाद से ही जॉनसन ने ऐलान कर दिया था कि वो सुनक को पीएम नहीं बनने देंगे। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। ट्रस की जीत के साथ ही ब्रिटेन को पहला अश्वेत सीएम मिलने का सपना भी टूट गया है। अगर सुनक को जीत मिलती तो ब्रिटेन के इतिहास में वो पहले गैर श्वेत पीएम होते, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि सुनक नहीं ट्रस ब्रिटेन की नई पीएम बनेगी। नई पीएम के चुनाव के लिए मतदान का अधिकार 1,80,000 टोरी सदस्यों को था, जिसमें शुरुआत से ही ट्रस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, जबकि इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बीच कराए गए चुनाव में सुनक को भारी बढ़त मिली थी। शुरुआती राउंड में तो ट्रस सुनक के आसपास भी नहीं थी, वो तीसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन अंतिम दौर आते आते उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारा और दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जिसके बाद फैसला टोरी सदस्यों पर आ गया। 2 सितंबर तक टोरी सदस्यों ने वोटिंग की और आज वोटिंग का फैसला सामने आ गया। और बुलेटिन के आखिर में बात शाह के महाराष्ट्र दौरे की। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायकों की नाराजगी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने शिंदे के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के गुट वाली पार्टी को शिवसेना मानने से ही इनकार कर दिया है। और क्या कहा अमित शाह ने और क्यों मुंबई पहुंचे थे गृह मंत्री, देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना पर अधिकार को लेकर शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही लड़ाई में अब बीजेपी भी खुलकर कूद पड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को शिवसेना चीफ मानने से इनकार कर दिया। मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए अमित शाह ने कहा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। शिंदे ही शिवसेना के नेता हैं। बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन था और आगे भी रहेगा। अमित शाह के ऐलान के बाद बीजेपी नेता भी अब उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख की जगह सामना के संपादक बोलने लगे हैं। साफ है कि बीजेपी अभी भी शिवसेना में तोड़फोड़ की कोशिश में जुटी है। बीजेपी नेताओं से बात करते हुए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के सीएम वाले दावे पर कहा कि बीजेपी बंद कमरे की राजनीति नहीं करती, जो भी कहती है खुले मंच से कहती है। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना जरूरी है। 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ विश्वासघात किया है और उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। दरअसल उद्धव ठाकरे लगातार ये दावा करते रहे कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए मातोश्री में हुई मीटिंग में अमित शाह ने कहा था कि सरकार बनने पर दोनों ही दलों का सीएम 2.5 साल तक सत्ता संभालेगा। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी अपने वादे से पलट गई, जिस कारण से उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर अमित शाह इस तरह के वादे से इनकार करते रहे हैं। अमित शाह का मुंबई दौरा बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्टूबर में बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। लंबे समय से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है और बीजेपी इस बार यहां की सत्ता हासिल करना चाहती है। बीएमसी देश का सबसे बड़ा नगर निगम है, जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।